नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार स्काई बुक के कथा यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। इस यात्रा में आज हम सुनेंगे उषा प्रियमवदा जी द्वारा रचित कथा मछलियां। विजी सड़क के किनारे खड़ी है। पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर छाई हुई है। पुर से रह रहकर हवा आती है, जिससे विजी की हल्की पारदर्शी नायलॉन की साड़ी पर छपे हुए फूल हिलने लगते हैं। सारे दिन के बाद जूड़ा ढीला होकर नीचे गर्दन पर आ टिका है और बैम्बू क्लिप का एक सिरा मांस में निरंतर चुभे जा रहा है। विजी अकेली नहीं है, पास ही नटराजन भी तो खड़ा है। पर विजी ने नटराजन की ओर से मुंह फेर लिया है, क्योंकि विजी की आंखों में आंसू हैं। विजी नहीं चाहती कि नटराजन जाने की बार रो रही है। 3 महीनों के बाद लौटकर विजी ने जो समाचार सबसे पहले सुना वह यह था कि नटराजन शीघ्र ही मुकी यानी कि नयनतारा मुखर्जी से विवाह करने जा रहा है। कहाँ वह डायन और कहाँ यह बेचारा नटराजन। विजी चाहती है कि इस बात का बुरा ना माने कि नटराजन को मुकी अच्छी लगती है, कि मुकी ने विजी को निमंत्रण नहीं दिया है, कि स्वयं नटराजन ने अब तक एक बार भी नहीं पूछा, विजी तुम आओगी ना। अगर पूछे तो विजी को वह सब कहने का अवसर मिल जाए जो हृदय में कल से उमड़ घुमड़ रहा है। शाम को सड़क पर आवाजाही बढ़ जाती है। अलबत्ती के बदलने पर दोनों सावधानी से सड़क पार करने लगे। कुछ दूर चलने पर भीड़ और रोशनी वाली सड़कें अचानक अंधियारी और उदास दिखने लगती हैं। अब नटराजन को विजी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यहाँ खड़े होकर वह विजी का सिर अपने सीने से लगा लेना चाहता है, क्योंकि उसका उदास सा दुखी चेहरा नटराजन से देखा नहीं जाता। पर वह स्वयं जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। नटराजन को अपने संयम पर गर्व है और वह उसके मन में यह संतोष है कि कभी विजी के सम्मुख अपनी भावनाओं को उसने व्यक्त नहीं किया। जो अभी तक विजी से गोप्य रखा है उसे अब कहने की जरूरत भी क्या। विजी का घर पहले आता है। वह वहाँ एक पल ठिठकी और बोली, आओ एक कप कॉफ़ी पी के चले जाना। विजी के स्वर में आग्रह न था, आत्मीयता भी न थी, पर कुछ था जरूर। नटराजन जाते जाते रुक कर खड़ा हो गया। मुकी को पता लगेगा तो वह बहुत बुरा मानेगी। विजी और मुकी में लंबी अनबन जो थी, विजी तो मुकी का नाम तक नहीं सुन सकती थी, पर नटराजन वो तो अभी स्वतंत्र है। उसने देखा कि विजी दरवाजे के ताले में चाबी डालकर घुमाते हुए मुड़कर देख रही थी कि वह आता है या नहीं। अच्छा, नटराजन ने कहा। विजी ने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर बत्ती जलाई। आओ, अपने पर्स को मेज पर रखते हुए विजी ने कहा। नटराजन ने कमरे के मध्य में खड़े होकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। दीवार पर एयर इंडिया का एक पुराना कैलेंडर, मैक्सिकन बास्केट के शेड वाला लंबा लैम्प, सोफे पर छींट का वही खोल। चाय पियोगे या कॉफ़ी? विजी ने पूछा और उत्तर की आशा में इसमें भाव से खड़ी रही। कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी, नहीं तो एक गिलास पानी से ही काम चल जाएगा। लगता है मीठा बोलना भूल गए हो। कौन, मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना जाना ही कब था। मीठा तो वह बोलती है। विजी ने कहते कहते अपने आप को रोक लिया और रसोई की ओर चली गई। कमरे से रसोई का दरवाज़ा दिखता है। नटराजन ने कुर्सी को थोड़ा सा आगे उठाकर पूछा, कौन? विजी रसोई में अंदर हो गई, जिससे नटराजन को दिख न सके। तब नटराजन ने कुछ अनुभव करते हुए अपने पैर आगे मेज पर टिका दिए। रसोई में से पानी गिरने की झरझर आवाज़ आ रही थी। खिड़की के प्लास्टिक के पर्दों से उस पार कुछ नहीं दिखता था। अमेरिका के शहर में विजी नाम की लड़की के घर में अकेले बैठे नटराजन को इस समय कुछ भी असंगत नहीं लगता। वह भूल सा जाता है कि कुछ ही दिन बाद वह एक दूसरी लड़की से विवाह करने जा रहा है, जैसे उसने अपनी भावनाओं को अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया हो। 6 साल से वह विदेश में रहते रहते ऊब गया है, पर भारत में पसंद की नौकरी न मिलने से यहीं कुछ वर्ष और रहना होगा। उसने मुकी से विवाह करने का निश्चय बहुत ठंडी तरह सोचने विचारने के बाद किया है। मुकी उसे कुछ मायनों में अच्छी लगती है। मुकी के मन में नटराजन के लिए आदर है। दोनों जानते हैं कि विवाह का दायित्व वे अच्छी तरह निभा सकेंगे।
पर यह सब विजी को कैसे समझाया जाए। कमरे में घी गर्म किए जाने की सुगंध भर उठी। फिर ढेर सारे प्याज को मक्खन में छोड़ दिया गया। विजी, क्या बना रही हो? नटराजन ने ऊंची आवाज़ देते हुए पूछा। स्टेनलेस स्टील की कलछी हाथ में पकड़े विजी ने रसोई में से थोड़ा सा झांक कर कहा, यूं ही कुछ थोड़ा सा। कितनी बार बताया कि सबसे पहले सरसों के दाने चटकाया करो, प्याज बाद में डालने से वो ठीक से नहीं चटकते। नटराजन कहते कहते कुर्सी से थोड़ा सा उठा, फिर बैठ गया। आज वह विजी के घर में अतिथि है। रसोई में जाकर बीच में अड़ंगा लगाना उसके लिए शोभनीय नहीं है। वे दिन नहीं है जब अपार्टमेंट मनीष और नटराजन का था और रसोई में उसका आधिपत्य। मनीष को दक्षिण भोजन बहुत अच्छा लगता था। यह जानकर विजी ने सोत्साह नटराजन की शिष्या बनना स्वीकार कर लिया था। विजी ने कैसे पूर्ण रूप से मनीष की रुचियों के अनुरूप अपने आप को डालना प्रारंभ कर लिया था। उन दिनों विजी रह रह कर हंसा करती थी और उसकी ज्वल तरल आंखों से आंतरिक उल्लास की आभा जल चरती थी। अब तो उसके गोरे चेहरे पर कलौंस आ गई। हंसी जैसे होठों को हल्के से छूकर लौट जाती है। विजी 2 तश्तरियों में उपमा ले आई और मेज पर रखकर कॉफ़ी लेने वापस लौट गई। नटराजन की एक्सपर्ट आंखें देख रही थी कि प्रिपरेशन ठीक नहीं है, सूजी कहीं कहीं जल गई है। पर कॉफ़ी लाकर विजी ने तश्तरी उसे दी तो वह चुपचाप खाने लगा। विजी ने स्वयं भी 2 चम्मच उपमा खाकर तश्तरी रख दी और कहा, ठीक नहीं बनाना। उस क्षणांश में जैसे पहले वाली प्रफुल्ला हासिनी विजी एक क्लांत मुख में झांक गई। नहीं तो अच्छा तो है, नटराजन ने कहा। उसे लगा कि जैसे इस बीच विजी ने अपने को थोड़ा सा और दूर हटा लिया है। दोनों के बीच की दूरी अनकही बातों की दीवार बढ़ती जा रही है। विजय ने कॉफ़ी का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। नटराजन ने प्याला थामते हुए वातावरण को यथासाध्य सहज बनाने के प्रयत्न में पूछा, वाशिंगटन में कैसा लगा विजी? यहाँ कब तक रहने का इरादा है? वाशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया। छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलट कर वार भी नहीं कर सकती। कहकर या अनमनी सी हंसी, तुम नहीं समझोगे। बहुत उलझी बिखरी मानसिकता प्रक्रिया होती जा रही है मेरी। खैर, घर में सब ठीक है? पिता भाई बहन? विजय ने इस प्रश्न पर चकित आंखें उठाई और कहा, वे लोग मुझे चिट्ठी भी कहाँ लिखते हैं। तुमने उन्हें सूचना नहीं दी? इतना लड़ भिड़ कर इतने गर्व के साथ चली आई थी कि किस मुख से लिखती कि शादी टूट गई है। मनीष का जी मुझसे भर गया है। विजी की बात में हल्की सी कड़वाहट है। नटराजन नहीं चाहता कि वह इस बात को आगे बढ़ाए। विजी और मनीष के विवाह ना करने में मुकी का जितना हाथ रहा है, नटराजन से छिपा नहीं है। इस नाटक का वह अद्योपांत दर्शक रहा है। थोड़ी कॉफ़ी और दोगी विजी? उसने पूछा। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया है। कमरे में लैंप शेड से जिजरियों से निकलकर दीवार पर गिरता प्रकाश अच्छा दिखता है। विजय ने अपने बालों में अटका क्लिप निकालकर मेज पर रख दिया और सिर को धीरे धीरे कई झटके दिए, जैसे बाल पूरे खुल गए। और तुम कैसे हो? ठीक हूँ। और तुमने समाचार तो सुना ही होगा, नटराजन ने हल्के से पूछा। पर झगड़ने का मूड अब भी विजी का नहीं था। वह एकाएक असीम थकान से भर उठी। दाईं बाँह फैलाकर उसने सोफे पर टिका दी। हाँ, विजी के स्वर से नटराजन को कुछ अंदाज न हुआ कि विजी की क्या प्रतिक्रिया है। पर विजी ने सायास आंखें पूरी खोलकर पूछा, अच्छा नटराजन, तुम्हें वो बहुत पसंद है? बहुत अच्छी लगती है, उसके बिना रह नहीं सकते। नटराजन चौंक गया। एकाएक कुछ उत्तर न दे पाने वो विजी की ओर देखता रहा। जानती हूँ, विजी ने कहा। उसकी आंखें लंबी लंबी हैं,
सोफिस्टिकेटेड है, कार चलाती है, अंग्रेजी में कविता लिखती है, पीली मछलियाँ पालती है, वह सभी को अच्छी लगती है। तुम्हें, मनीष को, सबको। पहले विजी का कंठ रुद्ध हुआ, फिर ढेर से आंसू आंखों में उमड़ आए। पर वह कहती गई, मैं उसके आगे क्या कहूँ। अत्यंत क्षुद्र, उपेक्षणीय, मुझे तो तुम निमंत्रण पाने का अधिकारी भी नहीं समझते। नटराजन उठकर विजी के पास गया। कैसी पागलपन की बातें कर रही हो विजी, तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? मुकी आजकल बहुत बिजी है, इसी से निमंत्रण भेजने में देरी हो गई। नटराजन कह रहा था और मन ही मन अपने आप को धिक्कार रहा था। क्यों उसमें स्पष्ट बात कहने का साहस नहीं है। अनेक बार चाहने पर भी मुंह से विजी को ना जता सका कि वह उसके लिए कितनी प्रिय है। 6 वर्षों के इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से परिचय हुआ, पर विजी के मात्र नैकट्य से उसमें जो प्रतिक्रिया होती है वह नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव था। पूरी तरह जानते हुए कि विजी मनीष की वाग्दत्ता है और कुछ ही महीनों बाद दोनों विवाह कर लेंगे, नटराजन को विजी के बारे में सोचना भला लगता था। दिन भर अपने काम में व्यस्त रहने पर मन में आशा जगी रहती थी। शाम को शायद विजी मनीष से मिलने आ जाए। मनीष के पास उन दिनों पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए विजी को अधिक घुमाने फिराने के बजाय वह संध्याएं अपार्टमेंट में बैठकर बियर पीते और संगीत सुनते हुए गुजारा करता था। विजी इधर उधर अत्यंत दास भाव से मंडराती थी और नटराजन दोनों के अकेलेपन में बाधक न बनने अपने कमरे में अकेले पुस्तक पढ़ता हुआ दीवार के उस पार विजी की हंसी सुनता था और एक सुगंध सी सारे घर में छाई रहती थी। पर वे दिन अब नहीं है। नटराजन अब बैठकर उन खोए दिनों की याद में सिर नहीं धुनेगा। अगले सप्ताह वह नयनतारा मुखर्जी नाम की एक सोफिस्टिकेटेड लड़की से शादी करेगा। मनीष और विजी के साथ जिस दायरे में गिर गया था उसे काट फेंकेगा। मुकी फाइन आर्ट्स की छात्रा है, वह तांबे के पात्र करती है, चित्र बनाती है। नटराजन ने विवाह से पहले ही अपने बैंक के अकाउंट में उसका नाम भी चढ़वा दिया है और उसे पूरी छूट दे दी है। मुकी की राय से एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया गया है। मुकी ने डेनिश पद्धति का फर्नीचर ऑर्डर कर दिया है और उसकी एक मित्र पर्दे बना रही है। मुकी ने अपने को नए घर में सजाने में व्यस्त कर लिया है। नहीं, मुकी के साथ घर जमा कर रहना नटराजन को बुरा नहीं लगेगा, पर यहाँ बैठे बैठे मन में वेदना की एक खरोंच बाकी है। ये पास बैठी रुदिता विजी के मन में जितना अपनी है तो शायद मुकी कभी ना होगी। विजी के प्रति इन भावनाओं में एक पागलपन सा है जो मुकी मनीष अच्छी तरह जानते थे। नहीं स्वीकारती है तो विजी। मनीष के लिए उसके मन में अब भी वही बिना शिकायत उतना ही प्यार है जितना पहले था। नटराजन एक दर्शक रहा है, उसे इससे अधिक प्राप्त न होगा। नटराजन एकाएक कठोर हो गया। उसे छिन्न दलित तो विजी कभी न थी। बंधु बांधवों से दूर सुबह से शाम तक परिश्रम के बाद अकेले संध्या और रात बिताते हुए विजी को कैसा लगता होगा, इसका नटराजन कुछ अनुमान लगा सकता था। और ऐसी साधना मनीष के लिए, मनीष जिसने कि एक दिन बहुत ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था, विजी के लिए उसके मन में कुछ नहीं बचा। वह बहुत सीधी, सरल, अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है। मुझे बांध सके, संतुष्टि दे सके, ऐसी मानसिक गहराई नहीं है उसमें। मुझे पत्नी चाहिए तो मुकी जैसी कलात्मक, स्फूर्तिदायक, इंटेलेक्चुअल। फिर मुकी भी उसे न बांध सकी। विजी रो मत, नटराजन ने कहा। कितना चाहती हूँ कि दृढ़ बनूं, पर फिर न जाने क्यों दुर्बल हो जाती हूँ और आंसू नहीं रुकते। विजी तुम अब भी। हाँ नटराजन, मनीष कहा करता था कि प्यार चुक जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्यों नहीं होता, मैं क्यों निर्मम कठोर हो पाती। मुकी मुझ पर हंसती थी, मेरे भारतीय संस्कारों पर। मुझे इस पर लज्जा नहीं है कि मैं उसकी तरह आधुनिक नहीं हूँ। विजी कुछ याद आने पर चुप हो गई।
कुछ देर वह दीवार को एकटक ताकती रही। फिर उसने आंखें पोंछकर झेप सी मुस्कान होठों पर लाकर कहा, न जाने क्यों तुम्हें सम्मुख पाकर मैं बिखरने लगती हूँ। जो कुछ मन की तहों में छिपा छिपा कर रखती हूँ, तुम्हारे आगे चीख चीख कर कहना चाहती हूँ। वहाँ अधिक बैठे रहना नटराजन को असहनीय प्रतीत होने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कुर्सी पर अपना कोट पहनते हुए कुछ तल्खी से बोला, इतनी चिंता ना करो विजी, मैं हमेशा हर एक की बातें सुनने को उद्यत हूँ। जैसे नटराजन एक बहुत कन्वीनियंट व्यक्ति है जिससे सभी अपने अपने मन की बात कह लेते हैं, पर उसके अंदर भी तो कुछ है जो काटता रहता है, हर समय धुनता रहता है। कमरे के बाहर ठंडी हो गई। रात में नए घर की ओर चलते हुए नटराजन की आंखों के आगे विजी का आहत दयनीय हो गया चेहरा घूमता रहा। फिर अपने ऊपर आक्रोश भी कि जो स्वयं ही आहत है उसे और दुखी करने से क्या फ़ायदा। अगर चुपचाप उसकी बात सुन लेता तो क्या जाता। पर साथ ही मन में थोड़ी सी झुंझलाहट, खूब झकझोर कर विजी को जगा देने की इच्छा कि मनीष अब नहीं लौटेगा, फिर क्यों उसके नाम को पकड़े बैठी है। मनीष ने तो कभी जरा भी विजी की सुविधा या दुख का ख्याल नहीं किया। एक ही मकान में मनीष के साथ रहकर उसके स्वभाव प्रवृत्तियों से अच्छी तरह परिचित हो गया था। और मनीष सा लापरवाह व्यक्ति ही कर सकता है कि लगातार पत्र लिखकर विजी को भारत से बुलाए, उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से ऊब अकेला मैक्सिको चल दे। उसके जाने के बाद नटराजन घर में अकेला रह गया था। एक सोई सी दोपहर में फ़ोन बजने लगा और एक डरी सी रुआ सी आवाज़ मनीष को पूछने लगी। मनीष को अब भी अनेक आवाज़ें पूछा करती थीं, पर इस बार जो कुछ नटराजन ने सुना उसे वह कुछ स्तब्ध बैठ गया। फिर जल्दी जल्दी कपड़े बदल गैराज से कार निकाल कर एयरपोर्ट की ओर जाते हुए नटराजन को लगता रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। मनीष की मंगेतर भारत में है, दोनों की कॉलेज से मैत्री रही है या उसे मालूम था, पर यहाँ अचानक आ पहुँचेगी इसका उसे अनुमान न था। फिर मनीष की आर्थिक स्थिति भी अभी विवाह कर गृहस्थी बसाने की ना थी। एयरपोर्ट पहुंचकर नटराजन ने लाउंज के द्वार पर खड़े होकर चारों ओर देखा। अलग हटकर एक कुर्सी पर बैठी विजी सहज ही दृष्टि में आ गई। पास आकर अपना परिचय देते हुए नटराजन को विस्मय का दूसरा झटका सा लगा। जिस स्मार्ट सेट में मनीष रहता था उससे विजी भिन्न थी। उसके वस्त्र, केश विन्यास और झिझकते हुए स्वर में स्पष्ट निम्न मध्यम वर्गीयता थी। नटराजन ने उससे कुछ मिनटों तक क्या बातें की यह उसे स्वयं याद नहीं, पर उनका सार यह था कि वह चिंतित ना हो, नटराजन उसके रहने का प्रबंध कर देगा। शाम को वह फ़ोन पर मनीष से बातें कर ले और फिर जैसा भी निश्चित हो। यह सब कहते हुए नटराजन को गोरे चेहरे पर दो बड़ी बड़ी तरल विस्मय भरी आंखों का ही ज्ञान रहा। उसी क्षण उसके मन में उस पर छाह करने, उसे कभी कोई कष्ट ना होने देने की भावना जन्म गई। विजी उसके साथ आकर कार में बैठ गई और कार जब शहर की ओर चली तो विजी अपने को संयत ना कर सकी। नटराजन की ओर पीठ करते हुए वह दाईं ओर थोड़ा सा मुड़कर बैठ गई और बाहों पर सिर रखकर रोती रही। इतनी दुबली पतली असहाय सी लग रही थी। तब नटराजन के मन में मनीष के प्रति अत्यंत क्रोध उमड़ आया। बाद में जब जब भी विजी का पक्ष ले मनीष से लड़ा, मनीष ने विद्रूप भरी हंसी से कहा, विजी को तुम चाहते हो ना, इसी से उसका दुख तुमसे नहीं सहा जाता। मनीष ने कनाडा चले जाने के बाद नटराजन के मन में एक बहुत छोटी सी आशा जगी थी, और वह शीघ्र ही जान गया था कि विजी उसे सदा एक करुणामय मित्र की तरह समझती है। प्रेमी या पति वह कभी नहीं हो सकता। नया घर अभी भी तरतीब से नहीं सजा है। कमरे के बीच में कुर्सी पर मुखी बैठी है और सामने मेज पर झुकी हुई लिफाफों पर पते लिख रही है। नटराजन दरवाजे से टिक कर खड़ा हो जाता है और मुखी को कुछ देर ताकता है।
मुकी ने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी है। गले में बड़े बड़े अनगढ़ मनकों की लंबी काली माला है। बिना बाहों का ब्लाउज, गोल चिकनी सांवली बाहें। नटराजन को देखकर मुकी ने कलम रख दी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। कमरे में बैठने को कुछ नहीं है, केवल यह कुर्सी है जिस पर मुकी बैठी है। पूरे कमरे में अंधेरा अंधेरा सा है। प्रकाश का एक वृत्त मेज पर है, लिफाफे के ऊपर। क्या अब तक लैब में थे? मुकी ने पूछा। मुकी अपेक्षाकृत मंद स्वर में बोलती है, पर वह अस्वाभाविक नहीं लगता। नटराजन आकर मेज के पास खड़ा हो गया। मुकी की आंखें सचमुच लंबी हैं। पलकों पर बरौनियाँ कहाँ उगती हैं? शायद आईलाइनर से खींची गई काली रेखा है। बरौनियाँ घनी हैं और आंखों पर छाई सी हैं। माथे के ऊपर संवारे गए बाल कानों को पूरा ढके हुए हैं। होठ बहुत फीके गुलाबी, पर यह सब कुछ मुकी पर बहुत फपता है। मुकी के व्यक्तित्व में ठहराव है। जो कुछ वह सोचती है उसे अवेष्ट रखती है। विजी की तरह वह तुरंत विचलित या खुली हुई नहीं है। नटराजन ने चाहा कि वह विजी और मुकी की तुलना करना छोड़ दे, पर वह ऐसी आदत बन गई है कि सहज नहीं छूटती। नटराजन ने एक निमंत्रण पत्र उठा लिया और कहा, तुमने विजय लक्ष्मी को निमंत्रण भेज दिया? उसकी आंखें मुकी के चेहरे पर स्थिर हैं, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी नहीं भेज पाई हूँ। नटराजन ने निमंत्रण पत्र लिफाफे में डालते हुए कहा, यह मैं रखे ले रहा हूँ, कल दे दूंगा। मुकी ने हाथ बढ़ाया और लिफाफा नटराजन से ले लिया। तुम क्यों कष्ट करोगे, मैं ही भेज दूंगी। बात खत्म हो गई। मुकी को यह प्रसंग अच्छा लगा या नहीं, नटराजन के पास यह जानने का कोई साधन नहीं था। उसने खाली कमरे में एक चक्कर लगाया। अभी नया फर्नीचर नहीं आया है। मुकी अपने पुराने फ्लैट से थोड़ा थोड़ा सामान लाती रहती है। शयनकक्ष में बक्स, किताबें, कैनवस दीवारों के किनारे किनारे रखे हुए हैं। रसोई में उपहार रूप में आया तमाम सामान इकट्ठा हो गया है। मुकी हर काम बड़ी निष्ठा और चाव से करती है, पर नटराजन क्यों अपने आप को इस उत्साह में नहीं डुबा पाता? प्यार की बातें दोनों के बीच कभी नहीं हुई। यद्यपि काफ़ी समय दोनों ने साथ बिताया है, घूमने फिरने, पार्टीबाजी, उत्सवों में जाने में। मुकी ने कभी न प्यार मांगा न प्यार देने का वादा किया। जैसे दोनों ने ही एक सहज भाव से ग्रहण कर लिया है कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब नटराजन के मन में कुछ संशय जाग उठा है। विजी अब भी मन में बांधे हुए है। शायद मुकी भी मनीष को मिस करती हो। नटराजन को अपने बारे में भ्रम नहीं है। मनीष को स्त्रियां सहज ही आकर्षक पाती हैं। नटराजन दुबला पतला, मंझोले कद का, बहुत कुछ त्रैज प्रवृत्ति का युवक है। कम बोलता है, अपने में सिमटा गिरा रहता है। मुकी को रिझा सके ऐसा है क्या? नटराजन ने देखा मुकी हाथ का काम छोड़कर उसे एकटक देख रही है। नटराजन ने थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने विचारों पर आवरण से डालते हुए पूछा, तुम कब से यहाँ पर हो? शाम से ही आ गई थी। बची हुई किताबें पैक कर ली थी, नीचे कार में है। मैं ले आता हूँ। नटराजन चलने को तैयार हुआ। नहीं, रहने दो। जब तक यहाँ शेल्फ नहीं है तब तक बक्स में ही रहने से हर्ज नहीं। कब आ रही है शेल्फें? इस सप्ताह के अंत तक। पर्दे भी तब तक बन जाएंगे। मुकी कुर्सी के पीछे खिसकाती हुई उठ खड़ी हुई और लिफाफे इकट्ठे करते हुए बड़े से पर्स में डाल लिए। फिर वह नटराजन के पास जाकर खड़ी हो गई और खिड़की के पार देखने लगी। रात के समय बाहर देखने को रम्य कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक फैला काला प्रगाढ़ अंधेरा है और फिर बहुत दूर बिजलियों की एक लंबी धूमिल बात। मुकी के इतने निकट होने पर उससे किसी महंगे सेंट की सुगंध आती है। नटराजन मौन है। मुकी ने पूछा, मुझे मेरे घर तक छोड़ने चलोगे? चलो।
मुकी ने कार की चाबी नटराजन के हाथ में पकड़ा दी और दोनों साथ ही दरवाजे तक आए। और जब तक नटराजन ने ताला बंद किया, मुकी तिरछी सी खड़ी उसकी प्रतीक्षा करती रही। नटराजन की कार बाहर ही खड़ी थी। नटराजन मुकी को उसके घर तक पहुंचाकर लौटने लगा। मुकी ने उतरते हुए एक बार खाने के लिए रुकने को कहा, पर उसे असुविधा होगी या कहकर नटराजन ने अस्वीकार कर दिया। मुकी अंदर चली गई और नटराजन ने एक अंधेरी सड़क पर कार मोड़ दी। कभी नींद नहीं आएगी, यह जानकर उसका मन अपने घर लौटने का नहीं हुआ। सड़क सुनसान थी। तीव्र गति से दौड़ती कार की खिड़की से तेज हवाएं अंदर आ रही थीं। दाईं ओर मुड़कर वह कब्रगाह है और विजी को कई बार इस ओर सैर के लिए ला चुका है। प्रारंभ में विजी और मुकी कितनी अच्छी मित्र थीं। विजी को एयरपोर्ट से लाकर मुकी के पास ही तो छोड़ा गया था, पर मनीष को मुकी से प्यार है यह जानकर विजी विक्षिप्त सी हो गई थी। उसने रोते हुए मुकी की बनाई पेंटिंग दीवारों से उतार कर फाड़ डाली थी। उसके गड़े बर्तन जमीन पर पटक दिए थे और जब मनीष की वर्जना का उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने विजी को तड़ातड़ 2 चांटे मार दिए थे। तब नटराजन और न देख सका। मनीष को अलग करते हुए उसने विजी को पकड़ लिया था। विजी शीतल गात उसे पकड़ से सरक कर भूमि पर बैठकर रो उठी थी। मुखिया सब सुनकर रसोई से निकली और उसके चेहरे का भाव अब भी नटराजन के मन पर अंकित है। शाम की शुरुआत ठीक हुई थी। मुकी और विजी ने उन दोनों को भोजन पर बुलाया था। मनीष और विजी को बैठक में छोड़कर मुकी रसोई में चली गई और नटराजन ने साथ जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मुकी ने कहा, यहाँ सब ठीक है नटराजन, सिर्फ सलाद बनाना है, वह मैं कर लूँगी। तुम तब तक बियर क्यों नहीं पीते? बैठक में जाकर मनीष और विजी के एकांत में बाधक न बनने के लिए नटराजन टेरेस पर चला गया, जहाँ न चाहते हुए भी उनके वार्तालाप का कुछ अंश उसके कानों में पड़ता रहा। शायद विजी ने कहा, यहाँ आकर अभी तक विवाह न होने के कारण उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। मनीष का उत्तर वह सुन न सका, पर अचानक ही चीखते झगड़ते और चीज़ें फेंके जाने के स्वर से नटराजन चौंक कर कमरे की ओर झपटा। परिचित भीरू विजी प्रचंड दुर्दनमयी बन गई थी। बाद में नटराजन द्वारा झकझोरे जाने पर उसने चौंक कर आंखें खोली, जैसे होश में आ गई हो। फिर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और उसने कहा, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकूंगी, मुझे कहीं और ले चलो। समझा बुझाकर नटराजन ने उसे जाकर शैया पर लेटने को बाध्य किया। विजी का चेहरा ऐसा हो आया था कि उसके अंदर का सारा प्रकाश बुझ गया हो। वह बिना प्रतिवाद किए शयन कक्ष में चली गई। नटराजन अब विजी को अंदर भेजकर मुड़ा तो देखा मुकी भूमि पर से फटे कागज के टुकड़े इकट्ठा कर रही है। फिर उसने तांबे का दीपधार उठाया जो मेज के नीचे जा पड़ा था और उसमें पड़ गए गड्ढों को बार बार छूने लगी। मनीष इस बीच जा चुका था। इस सब के लिए आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे होंगे, नटराजन को अपनी ओर देखते हुए मुखी ने कहा। फिर वो उठकर खड़ी हो गई और बोली, अगर मनीष को मैं विजी से अच्छी लगती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप ही बताइए। यदि मैं विजी से अधिक आकर्षक और सोफिस्टिकेटेड हूँ तो क्या यह कोई अपराध है? मुखी की इस बात पर नटराजन ने चकित हो उसकी ओर देखा, पर यह सब बहुत स्पष्ट दो टूक भाव से कहा गया था। उसमें न दम्भ था न अहंकार। मुखी शायद कुछ लोगों को विजी से अच्छी लगे। रंग सांवला है पर आंखें लंबी, होंठ सुगढ़, देहष्टि सानुपात, उठने बैठने में एक लचक, चारों ओर व्यक्तित्व वैशिष्ट का आभास। मनीष और मेरी रुचि मिलती है। वह लेखक है, मैं कलाकार। विजी इज अ नाइस गर्ल, बट उसमें मनीष से व्यक्ति को आजमन बांधे रखने की कला है क्या? मुकी कभी भी उद्वेलित नहीं होती। उसके स्वर में एक ठंडापन है। वह विजी की तरह केवल एक गृहिणी मात्र बनकर संतुष्ट नहीं रह सकेगी। फिर इसके बाद जब विजी ज्वर और सर्दी के कारण बीमार हो गई
तब मुकी ने ही एम्बुलेंस बुलाकर उसे यूनिवर्सिटी अस्पताल में भेजा।